डेट है आज 10 जून 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है फर्स्ट लॉस डिफ़ॉल्ट गारंटी। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आरबीआई ने इसके लिए अभी अप्रूवल दे दी है, यानी कि अपनी अनुमति दे दी है। तो क्या है ये और क्या इसके फ़ायदे हैं, ये हमें जानना है। जो फर्स्ट लॉस डिफ़ॉल्ट गारंटी है, ये एक लैंडिंग मॉडल है, यानी कि उधार देने का। जैसे बैंक किसी को लोन देता है, उधार देता है, तो उसका ये एक मेथड है। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे कोई पार्टनर बैंक है और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल फर्म है, फिनटेक। फिनटेक का मतलब, फिन से मतलब है फाइनेंशियल, टेक का मतलब टेक्नोलॉजी, यानी कि ऐसी कोई फर्म या ऐसी कंपनी जिसमें दोनों के कुछ फीचर्स हों, फाइनेंशियल भी हो और टेक्नोलॉजी भी हो। जैसे मोबाइल बैंकिंग हो गई। मोबाइल बैंकिंग में क्या है, इसमें देखो फाइनेंशियल सिस्टम भी है, बैंकिंग का नाम आ रहा है, यानी कि इसमें कोई लोन देता होगा या आप इससे ट्रांजैक्शन कर सकते हो, अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो मोबाइल बैंकिंग के जरिए। और इसमें टेक्नोलॉजी भी यूज हो रही है। तो ये क्या हो गया, फिनटेक फर्म हो गई एक। तो इस तरह से अगर कोई मान लो फिनटेक कंपनीज के कोई कस्टमर हैं और फिनटेक कंपनी के कस्टमर अगर बीच में फिनटेक कंपनियां हैं उनके थ्रू लोन लेते हैं बैंक से, तो अगर वो कस्टमर फेल हो जाते हैं, अपना लोन नहीं चुका पाते हैं, तो जो ये फिनटेक कंपनी है ना, फिनटेक कंपनी, ये उस लोन को कंपनसेट करेगी, उसका कुछ प्री डिसाइडेड परसेंटेज देगी। यानी कि मान लो किसी ने मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, मोबाइल बैंकिंग के लिए मान लो किसी ने एक ऐप बना दी, कोई कंपनी है, अब ये हो गई फिनटेक कंपनी। अब इसकी जो मोबाइल बैंकिंग की ऐप है, अब इससे बंदा अपना बैंक एक्सेस कर रहा है, बैंक अकाउंट एक्सेस कर रहा है। अब ये लोन लेगा, बीच में देखो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है मोबाइल बैंकिंग की, और ये जिसकी भी एप्लीकेशन है ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल कंपनी हो गई, फिनटेक कंपनी। अब पहले से डिसाइड हो जाएगा इसमें कि अगर मान लो इसका कस्टमर, जैसे मान लो मैं कोई ऐप यूज कर रहा हूँ, एप्लीकेशन, जैसे मान लो MB ऐप है। अब मैं इस ऐप से अपना SBI बैंक में मेरा अकाउंट है, इससे मैं लोन ले रहा हूँ, मैं अपना जो अकाउंट है इससे एक्सेस कर रहा हूँ। अब जो ये टेक्नोलॉजिकल फर्म थी फिनटेक MB, अब इसका भी डिसाइडेड होगा कि अगर मान लो जो कस्टमर ने लोन लिया है अगर वो रीपे नहीं करता है, तो कुछ परसेंटेज आपको वापस फिनटेक कंपनी को देना पड़ेगा। किसे, बैंक को, क्योंकि बैंक का लोन नहीं चुका पा रहा है। तो बैंक हो चाहे NBFC हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो या बैंक हो, जो ये पार्टनर है, ये अगर मान लो फिनटेक कंपनी के थ्रू लोन देते हैं, लेकिन लोन कहाँ से देते हैं, अपनी बुक से ही देते हैं, यानी कि अपना जो अकाउंट में पैसा है बैंक का उसमें से लोन देते हैं। तो ये फिनटेक की भी जिम्मेदारी एक तरह से इसके अंदर है, फाइनेंशियल यानी कि फर्स्ट लॉस डिफ़ॉल्ट गारंटी में। तो यही मेथड है जो FLDG है, फर्स्ट लॉस डिफ़ॉल्ट गारंटी, यानी कि फिनटेक कंपनियां की प्री डिसाइडेड कुछ परसेंटेज देना पड़ेगा अगर कस्टमर रीपे करने में फेल हो जाते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या होगा, फ़ायदे क्या होंगे। पहला फ़ायदा तो ये, जो कस्टमर बेस है वो एक्सपेंड होगा, यानी कि जो अभी देखो लोन लेने में परेशानी होती है तो परेशानी हट जाएगी, और जो मान लो बैंक को आसानी से लोन देना है, किसी को आसानी से लोन दे सकेंगे इसके थ्रू। क्योंकि अगर फर्स्ट लॉस डिफ़ॉल्ट गारंटी है, बैंक को ये थोड़ा भरोसा रहेगा ना कि अगर मान लो कस्टमर फेल हो जाता है तो फिनटेक कंपनी कुछ परसेंटेज देंगी, रीपे करेंगी। तो इससे क्या है, कस्टमर बेस बढ़ेगा। दूसरा, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, उनमें रैशनलाइजेशन आएगा। तो ये इसके फ़ायदे होंगे। मान लो कोई नेचुरल क्लेमिटीज़ आ जाती हैं, प्राकृतिक आपदा संकट, कहीं पे भूकंप आ गया या कहीं पे बाढ़ आ गई, उस टाइम पे मान लो किसी को बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल करनी है, लोन लेना है, तो उस टाइम पे भी देखो ये काम कर सकेगा फिनटेक कंपनी के थ्रू। तो ये इसके फ़ायदे होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है तापी पाइपलाइन। तापी पाइपलाइन, तापी का फुल फॉर्म है तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, P से पाकिस्तान और I से इंडिया। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और GS पेपर 2 और 3 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये जो तापी पाइपलाइन है ये तुर्कमेनिस्तान से होते हुए अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और फाइनली इंडिया में आती है। अभी न्यूज़ में इसलिए आई ये पाइपलाइन, अभी देखो पूरी कंप्लीट बनी नहीं है, पाइपलाइन बन रही है। अभी न्यूज़ में इसलिए आई क्योंकि तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान ने रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसका नाम है जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन प्लान। ये इसलिए क्या है, ताकि जल्दी से जो ये पाइपलाइन है इसको जल्दी से बनाया जा सके।
देखो ये इस तरह की पाइपलाइन बन रही है। जो तुर्कमेनिस्तान है, ये आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हो, तुर्कमेनिस्तान, ये इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, और यहाँ पे है तुर्कमेनिस्तान, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से पाइपलाइन आएगी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और फाइनली इंडिया में। तो इस पाइपलाइन से तुर्कमेनिस्तान से गैस ट्रांसफ़र होगी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया में। कितनी होगी इसके बारे में जानेंगे डिटेल में। 1814 किलोमीटर की ये पाइपलाइन होगी, जिसमें एक साल में 33 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस ट्रांसफ़र की जाएगी तुर्कमेनिस्तान से अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया में। इस पाइपलाइन को पीस पाइपलाइन भी बोलते हैं। जो इसका रूट है तुर्कमेनिस्तान में गल्किन, ये गल्किनिस गैस फील्ड है तुर्कमेनिस्तान में, वहाँ से स्टार्ट होगी और इंडिया तक आएगी, इंडिया के फजील का शहर तक। फजील का देखो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे, पंजाब में फजील का, वहाँ तक आएगी ये पाइपलाइन अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए। एक साल में 33 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस इसमें ट्रांसपोर्ट की जाएगी एनुअली, और अफ़गानिस्तान 5% यूज करेगा इस गैस का, जितनी इसमें गैस ट्रांसफ़र की जाएगी। पाकिस्तान 47.5% और इंडिया 47.5%, यानी कि बाकी का आधा आधा यूज करेंगे और 5% करेगा इंडिया। और ये पीरियड कितना है इसका, ऑपरेशनल पीरियड 30 ईयर तक पाइपलाइन का। तो इसकी टाइमलाइन कितनी है, मतलब कब से स्टार्ट हुई है, टाइमलाइन क्या है इसकी। देखो ओरिजिनली ये आइडिया आया था 1990 में कि इस तरह की पाइपलाइन बनाई जाए। फिर एक इन चारों कंट्रीज़ में एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट साइन हुआ 2010 में। 2010 में गैस पाइपलाइन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ। इस एग्रीमेंट में ये डिसाइड किया गया कि बाईलैटरल गैस ट्रांसफ़र की जाएगी इन कंट्रीज़ के बीच में। ये 2013 में एग्रीमेंट साइन हुआ बाईलैटरल गैस सेल एग्रीमेंट का। फिर फरवरी 2018 में एक शेयर मनी हुई, जिसमें देखो ये वेस्टर्न अफगान सिटी है हरात, वहाँ पे एक शेयर मनी हुई। अफ़गानिस्तान का जो सेक्शन है तापी पाइपलाइन का, इसके लिए शेयर मनी की गई कि इसको अफ़गानिस्तान से पूरा की जाए, क्योंकि अभी ये बन रही है ना। 2018 में ये शेयर मनी की गई अफ़गानिस्तान में। इसके लिए पैसा कहाँ से आता है, मनी फाइनेंसिंग। देखो कुछ पैसा तो ये कंट्रीज़ लगा रहे हैं, जो चारों कंट्रीज़ हैं, और बाकी का पैसा लोन से आ रहा है। लोन दे रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक है जो, ये फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। इसमें देखो एशिया और पैसिफिक नेशन दोनों इसके मेंबर हैं, इंडिया भी इसका मेंबर है। सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग इसमें जापान और यूएस की है। तो ये लोन दे रहा है इस पाइपलाइन के लिए। तुर्कमेनिस्तान ने $700 मिलियन इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से उधार लिए हैं 2016 में। बाकी का पैसा 3 कंट्री लगा रहे हैं। इनिशियली $200 मिलियन तापी पाइपलाइन के लिए बाकी के 3 कंट्री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो यही था इसके बारे में। सेलिब्रेशन ऑफ इंदिरा गांधीज किलिंग इन कनाडा। अभी देखो इंदिरा गांधी की जो डेथ हुई थी, हत्या हुई थी, उसको कनाडा में एक झांकी निकाल के सेलिब्रेट किया गया। इसका इंडियन गवर्नमेंट ने कंडेमनेशन किया, निंदा की इस इवेंट की। तो ये क्या पूरा इंसिडेंट है इसके बारे में जानेंगे, और ये इंदिरा गांधी की किलिंग क्यों हुई थी, क्यों हत्या की थी, इसके बारे में जानेंगे। और ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है इसके बारे में। वैसे देखो इसके लिए अलग से लेक्चर बना हुआ है, पॉलिटी की प्लेलिस्ट में या इंटरनल सिक्योरिटी की प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर मिल जाएगा, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार वहाँ पे आप देख सकते हो पूरा डिटेल में। हम भी यहाँ पे देखो थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे, इतना डिटेल में तो नहीं, लेकिन ये समझ लो रिवाइज हो जाएगा आपका सारा। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए भी, इंटरनल सिक्योरिटी पेपर 3 में, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अभी मैसिव कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। एक वीडियो में सोशल मीडिया पे ये दिखाया गया कि कनाडा में एक परेड हो रही है। जैसे देखो हमारे यहाँ परेड होती है ना, 26 जनवरी जब होती है रिपब्लिक डे, उस पर परेड निकाली जाती है, झांकी निकाली जाती हैं। इस तरह की एक झांकी निकाली गई जिसमें ये दिखाया गया इंदिरा गांधी की जो असैसिनेशन हुआ था, मतलब हत्या हुई थी, जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी हत्या हुई थी, उसको ग्लोरीफाई किया गया। एक तरह से ग्लोरीफाई का मतलब अच्छा करके दिखाया गया कि उनकी हत्या हुई, इसको सेलिब्रेट किया गया। और हत्या को कौन सेलिब्रेट करता है, तो एक तरह से
ये इंडिया के जो डेमोक्रेटिक सिस्टम के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी हत्या को ग्लोरीफाई करना इंडिया के लिए एक तरह से इंसल्ट था, इसलिए इंडिया ने जवाब दिया। इंडिया ने क्या जवाब दिया उसके बारे में भी जानेंगे, पहले इसके बारे में पूरा डिटेल से जानते हैं। 1984 में देखो इंदिरा गांधी जी की हत्या की गई थी। इंदिरा गांधी जी के बॉडीगार्ड थे सिख कम्युनिटी से। तो सिख कम्युनिटी से जो बॉडीगार्ड था उसने हत्या कर दी इंदिरा गांधी जी की। क्यों की थी? क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने 1 महीने पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था इंडियन गवर्नमेंट ने। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था इसके बारे में जानेंगे डिटेल में। तो इसी के उपलक्ष्य में ऑपरेशन ब्लू स्टार की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए ये झांकी निकाली गई 4 जून को कनाडा में। किसने निकाली? प्रो खालिस्तानी सपोर्टर ने। प्रो खालिस्तानी सपोर्टर का मतलब क्या है? देखो, खालिस्तानी उन्हें बोलते हैं, ये कुछ पीपल हैं सिख कम्युनिटी के जो एज ए मिलिटेंट इंसर्जेंट विद्रोह की तरह काम करते हैं, विद्रोही की तरह। वो डिमांड करते हैं कि पंजाब अलग से एक सेपरेट स्टेट, सॉवरेन स्टेट बनाया जाए, मतलब एक अलग से कंट्री जो सिख कम्युनिटी के लिए हो। तो ये जो डिमांड करते हैं उन्हें बोलते हैं खालिस्तानी, क्योंकि ये उस देश का नाम खालिस्तान रखना चाहते हैं। तो जो इसको सपोर्ट करते हैं, इस आइडिया को, विचारधारा को, उन्हें बोल देते हैं प्रो खालिस्तानी। प्रो मतलब सपोर्ट करना। तो इसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई कहाँ पे? कनाडा में। कनाडा में क्यों? क्योंकि कनाडा में भी बहुत सारे सिख कम्युनिटी के लोग रहते हैं। इंडिया के बाद सेकंड नंबर पे अगर किसी देश में सिख कम्युनिटी के लोग रहते हैं तो वो कनाडा में रहते हैं। खालिस्तानी मूवमेंट क्या है? ये खालिस्तान मूवमेंट या खालिस्तानी मूवमेंट, ये देखो, खालिस्तान मूवमेंट एक सेपरेट सॉवरेन सिख स्टेट चाहता है, जो अभी पंजाब है इंडिया और पाकिस्तान में। देखो, पंजाब इंडिया में भी है और कुछ पंजाब पाकिस्तान का भी हिस्सा है, क्योंकि जब से ये सेपरेट हो गया था इंडिया और पाकिस्तान, तो हिस्सा कुछ पंजाब का चला गया था पाकिस्तान में। तो ये जो अभी पाकिस्तान और इंडिया में जो ये एरिया है उसको ये डिक्लेयर करना चाहते हैं सेपरेट सॉवरेन सिख स्टेट, जिसका नाम देना चाहते हैं खालिस्तान। इसको जो ये मूवमेंट चला था, इस मूवमेंट को जो आंदोलन चला था खालिस्तान मूवमेंट, इसी को दबाने के लिए 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया इंडियन गवर्नमेंट ने। उस टाइम पे 1984 में इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी। उसके बाद एक 1986 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया इंडियन गवर्नमेंट ने। 1998 तक में भी चलाया ऑपरेशन ब्लैक थंडर। तो ये दोनों किससे रिलेटेड है? खालिस्तानी मूवमेंट को क्रश करने के लिए, दबाने के लिए। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1 जून 1984 को स्टार्ट हुआ, क्योंकि देखो कुछ पीपल थे जो प्रो खालिस्तानी थे और इनके लीडर थे भिंडरावाले। ये जाके गोल्डन टेम्पल में छुप गए थे। गोल्डन टेम्पल अमृतसर में, जो गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर बोलते हैं हिंदी में, तो यहाँ पे जाके छुप गए थे। और यहाँ पे इनके जो लीडर हैं भिंडरावाले, ये गाइड कर रहे थे प्रो खालिस्तानी सपोर्टर्स को। तो इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे फोर्स भेज दी और जिसका नाम रखा ऑपरेशन ब्लू स्टार, इनको बाहर निकालने के लिए गोल्डन टेम्पल से। तो ये जब यहाँ पे ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया इंडियन गवर्नमेंट ने इन प्रो खालिस्तानी जो सपोर्टर थे इनके अगेंस्ट में, तो इसने पूरे वर्ल्ड वाइड सिंपैथी गेन की सिख कम्युनिटी से। जो सिख पॉपुलेशन के लोग थे उनमें सहानुभूति जग गई इन प्रो खालिस्तानी लोगों के लिए। और भी कंट्रीज में जो लोग रहते थे सिख कम्युनिटी के, जैसे कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इनमें जो रहते थे सिख डायस्पोरा के पीपल, यानी कि जो सिख कम्युनिटी के लोग जो इंडिया से ही गए हुए थे वहाँ पे, तो इनके अंदर सहानुभूति, सिंपैथी जनरेट हो गई प्रो खालिस्तानी पीपल के लिए भी। अब खालिस्तान और कनाडा का क्या संबंध है, थोड़ा ये जान लेते हैं। 2021 की जो पॉपुलेशन सेंसस हुई थी कनाडा की, उसके हिसाब से सिख कम्युनिटी के लोग 2.1% है कनाडा की पॉपुलेशन का, कनाडा में, यानी कि एक अच्छा खासा पॉपुलेशन है। क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो भी लगभग इंडिया की पॉपुलेशन में लगभग इतने ही परसेंट है सिख कम्युनिटी का कंट्रीब्यूशन, यानी कि पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन। और कनाडा की पॉपुलेशन 2.1% कंट्रीब्यूट करती है सिख कम्युनिटी। तो ये देखो एक तरह से वहाँ पे पॉलिटिकल जो पीपल हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो वोट बैंकिंग का भी
मतलब एक तरह से वोट बैंकिंग करती है अपना वोट हासिल करने के लिए सिख कम्युनिटी से, क्योंकि वहाँ के वो सिटीजन हैं। इस तरह से भी ये कुछ इनके अगेंस्ट स्टेप नहीं ले पाती है कनेडियन गवर्नमेंट। और कनाडा की देखो फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजियस ग्रुप है सिख कम्युनिटी जो यहाँ पे रहती है कनाडा में। इंडिया के बाद कनाडा में लार्जेस्ट पॉपुलेशन रहती है सिख कम्युनिटी की पूरे वर्ल्ड में। इंडिया में सबसे ज़्यादा और सेकंड लार्जेस्ट कनाडा में। 2002 में एक पंजाबी लैंग्वेज का वीकली पेपर था संज सवेरा, 2002 में इसने इंदिरा गांधी की जो डेथ एनिवर्सरी थी उसको ग्रीट किया, एक तरह से उसको सेलिब्रेट करने के लिए एक आर्टिकल निकाला, कवर पेज निकाला संज सवेरा ने। और फिर ये बाद में संज सवेरा जो वीकली आता था साप्ताहिक, ये कनाडा का आज प्रोमिनेंट डेली न्यूज़पेपर बन चुका है। पिछले साल ब्रम्पटन एक जगह का नाम है कनाडा में, वहाँ पे कनाडा में ब्रम्पटन में सिख पॉपुलेशन के लार्जेस्ट पीपल रहते हैं। जो प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है एक वहाँ पे सिख फॉर जस्टिस। सिख फॉर जस्टिस एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है जो खालिस्तान की डिमांड करती है। इसने ब्रम्पटन में जो कनाडा में जगह है वहाँ पे रेफरेंडम करा दिया। इस ऑर्गेनाइजेशन ने, सिख फॉर जस्टिस ने, रेफरेंडम का मतलब लोकमत बोलते हैं हिंदी में, किसके लिए करा दिया रेफरेंडम? खालिस्तान के लिए। रेफरेंडम ऐसा होता है पब्लिक में कुछ इशू रख देते हैं, अब बताओ आप इसके अगेंस्ट में हो या इसके फेवर में। तो यहाँ पे रेफरेंडम कराया गया खालिस्तान के लिए कि आप येस में वोट करो या नो में, कि खालिस्तान चाहते हो या नहीं चाहते हो। तो तब ये मूवमेंट ज़्यादा जोर पकड़ने लगा वहाँ पे कनाडा में। तो ये मूवमेंट स्टार्ट कहाँ से हुआ था और कब हुआ था और क्यों हुआ था? देखो इसका ओरिजिन देखा गया इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद ही। जब इंडिया को आज़ादी मिली, आप सबको पता है दो नेशन में डिवाइड हो गया, इंडिया और पाकिस्तान। जब पार्टीशन हुआ, डिवीज़न हुआ, विभाजन हुआ, रिलीजियस लाइंस पे हुआ, यानी कि मुस्लिम लोगों के लिए पाकिस्तान दे दिया और बाकी जो यानी कि मुस्लिम लोग जाना चाहते हैं पाकिस्तान, बाकी का रह गया इंडिया। लेकिन उसमें ये नहीं था कि हिंदू पीपल ही रहेंगे, क्योंकि हमने सेकुलरिज्म का मॉडल अडॉप्ट किया था। तो पंजाब प्रोविंस थी, जो पंजाब प्रोविंस जो इंडिया है अपना, यहाँ पे जो पंजाब प्रोविंस है, मैं इसको एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको मिटा लेता हूँ। ये देखो यहाँ पे जो पंजाब प्रोविंस है, स्टेट है, ये पंजाब पूरा इतना था यहाँ पे इस तरह से, जहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह का रूल हुआ करता था। और महाराजा रंजीत सिंह के टाइम में लाहौर जो कैपिटल हुआ करती थी महाराजा रंजीत सिंह के एम्पायर की, तो ये लाहौर चला गया कहाँ पे? पाकिस्तान में। और लाहौर में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती थी सिख कम्युनिटी की। और दूसरा यहाँ पे देखो नानक साहब थे, जो नानक, गुरु नानक जी, उनकी नानकाना साहब बर्थ प्लेस था, जन्म प्लेस, और वहाँ पे गुरुद्वारा भी बना हुआ था, वो भी किस में चला गया? पाकिस्तान में। तो यहाँ से जो सिख कम्युनिटी के लोग थे, बहुत सारे लोग इंडिया में आ गए और इस तरह से उनका कॉम्युनल वायलेंस देखने को भी मिला था। हिंसा हो गई इनमें, बीच में बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोग वहाँ से आ गए थे। तो ये सिख एम्पायर की कैपिटल थी लाहौर, ये चली गई थी पाकिस्तान में। और नानकाना साहिब जो जगह थी गुरु नानक जी की बर्थ प्लेस था, तो ये भी चला गया था पाकिस्तान में। तो ये एक तरह से सिख कम्युनिटी के लोग थे अपने आप को माइनॉरिटी में फील करने लगे, क्योंकि इनका जो जगह थी वो भी छिन गई थी। और ये वहाँ से आए थे कुछ लोग पाकिस्तान से यहाँ पे अपनी जगह को छोड़ के। तो इन्होंने क्या किया, स्मॉल माइनॉरिटी कंट्री की कंट्रीब्यूट करते थे उस टाइम पे भी, इनकी पॉपुलेशन अराउंड 2% थी इंडिया की पॉपुलेशन का। तो इन्होंने स्ट्रगल स्टार्ट कर दी कि इन्हें ऑटोनॉमी चाहिए, ग्रेटर ऑटोनॉमी चाहिए। और इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया। अब ये पॉलिटिकल स्ट्रगल स्टार्ट हो गई कि ये चाहते थे इनके लिए ग्रेटर ऑटोनॉमी चाहिए, मतलब सेपरेट अलग से स्टेट चाहिए और ऑटोनॉमी हो, उसको स्वायत्तता हो, अपने लिए रूल्स रेगुलेशन खुद बना सकें वो, इस तरह से। तो ये पॉलिटिकल स्ट्रगल स्टार्ट होगी उस समय से ही। तो ये इंडिपेंडेंस के बाद से एक मूवमेंट शुरू हो गया, उस मूवमेंट का नाम था पंजाबी सूबा मूवमेंट। सूबा का मतलब होता है प्रोविंस, मतलब स्टेट, राज्य। तो पंजाबी सूबा मूवमेंट स्टार्ट हो गया। ये चाहते थे कि पंजाबी स्पीकिंग स्टेट बने अलग से, सेपरेट। उस टाइम पे देखो
यहाँ पे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा, ये एक ही स्टेट था। इसमें हिंदू लोग भी रहते थे, सिख कम्युनिटी के लोग भी रहते थे और कम्युनिटी के लोग भी रहते थे। मेजर कम्युनिटी हिंदू और सिख थी। तो पंजाबी सूबा मूवमेंट स्टार्ट हो गया। इसने डिमांड की इनके लिए अलग से स्टेट बनाया जाए जो पंजाबी स्पीकिंग पीपल के लिए हो। तो इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया। इसने अपनी रिपोर्ट दी 1955 में। इस रिपोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया इस डिमांड को कि इस तरह से नहीं बनेगा। लेकिन फिर ये मूवमेंट और ज़्यादा स्टार्ट हो गया, पंजाबी सूबा मूवमेंट। फिर 1966 में मूवमेंट को देखते हुए ये प्रोटेस्ट जो विद्रोह स्टार्ट हो गया, इंडियन गवर्नमेंट ने इस स्टेट को ट्राइफरकेट कर दिया। ट्राइफरकेट का मतलब 3 हिस्सों में बांट दिया। एक हिंदी स्पीकिंग पीपल के लिए जिसमें हिंदू मेजॉरिटी के लोग थे, तो उसको बना दिया हरियाणा एक को हिमाचल प्रदेश, और तीसरा बना दिया पंजाब जो सिख मेजॉरिटी के पीपल रहते थे और जो आज भी है ये स्टेट, आपको पता है। यहाँ पे पंजाबी स्पीकिंग पीपल सिख मेजॉरिटी के लोग रहते थे, तो उसको पंजाब में डिवाइड कर दिया और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश अलग से स्टेट बना दिए। फिर देखो 1973 में एक आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन आया। ये कौन लेके आया? अकाली दल, जो अभी पॉलिटिकल पार्टी है, मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी पंजाब में कुछ समय पे, लेकिन अब आपको पता है सीट नहीं आई वहाँ पे। अब मेजर आम आदमी पार्टी उभर के आई है, उसकी गवर्नमेंट है पंजाब में। तो अकाली दल जो अभी भी पॉलिटिकल पार्टी है, इसके लीडर्स ने एक पॉलिटिकल एजेंडा खेला। वैसे तो देखो सारा वोट बैंकिंग ही होता है, लेकिन हम इसे आंसर में लिख नहीं सकते वोट बैंकिंग। यहाँ पे आप लिखोगे क्या? अकाली दल के जो लीडर थे उन्होंने आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन पास कर दिया 1973 में। कहाँ पे पास किया ये? आनंदपुर साहिब में। आनंदपुर साहिब अमृतसर, कोई बोलते हैं आनंदपुर साहिब, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है जो, उसको भी बोल देते हैं आनंदपुर साहिब। तो वहाँ से ये रिजोल्यूशन पास किया। ये आनंदपुर साहिब खालसा का भी बर्थ प्लेस है। खालसा आप जानते हो, गुरु गोविंद सिंह जी ने बनाई थी ये खालसा, मुगल एम्पायर से लड़ने के लिए प्योर आर्मी की तरह बनाई थी खालसा यूनिट। तो आनंदपुर साहिब से इन्होंने, अकाली दल की जो पार्टी थी उसके लीडर्स ने 1973 में आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पास कर दिया। इसमें कुछ डिमांड थी। इनकी डिमांड थी, एक तो पॉलिटिकल डिमांड थी, कुछ सोशल डिमांड में थी। इसमें पॉलिटिकल डिमांड ये थी कि अलग से पंजाब है जो एक स्टेट हो जिसको ऑटोनॉमी हो। स्टेट तो ऑलरेडी बन चुका था, लेकिन ग्रेटर ऑटोनॉमी की डिमांड की इन्होंने, ग्रेटर ऑटोनॉमी की, यानी कि एक सेपरेट स्टेट की तरह होगा जिसको ऑटोनॉमी होगी खुद की, और अपना ये इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। पंजाब का अलग से एक इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन होगा और इसको ग्रेटर ऑटोनॉमी होगी, जैसे 2019 से पहले जम्मू कश्मीर को थी। तो इस तरह से ये डिमांड करने लगा। इस आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन में डिमांड रखी है अकाली दल ने। और भी कुछ इसमें था आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन में, जैसे देखो जो डिस्प्यूट चलता रहता है ना रिवर का, सतलुज ब्यास रिवर का, ये हरियाणा और पंजाब का, तो ये रिवर का पानी ज़्यादा किसके लिए हो? पंजाब के लिए हो, ये भी था इसमें। तो इस तरह के और भी डिमांड थी, लेकिन मेजर डिमांड ये थी इनकी आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन में। तो अकाली दल सारा का सारा निर्भर था पंजाबी सूबा मूवमेंट पे, क्योंकि उस टाइम पे भी चल रहा था पंजाबी सूबा मूवमेंट, ख़त्म नहीं हुआ था। पहले भी चल रहा था जब हरियाणा और पंजाब अलग नहीं हुए थे 1966 से पहले, ये डिमांड कर रहे थे। लेकिन स्टेट अलग बनने के बाद भी ये ग्रेटर ऑटोनॉमी चाह रहे थे, ऑटोनोमस स्टेट्स की डिमांड कर रहे थे पंजाबी सूबा मूवमेंट वाले। तो इसी का फ़ायदा लेते हुए अकाली दल भी इस पर निर्भर हो गया, तो इसने भी आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पास कर दिया। और 1973 से पहले जो ये पंजाबी सूबा मूवमेंट की डिमांड थी, तो इसकी जो डिमांड थी एक तरह से खालिस्तान की जो डिमांड थी, ये पूरे वर्ल्ड वाइड फैल गई थी 1971 में, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका का न्यूज़पेपर है, प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर, मुख्य न्यूज़पेपर, इसने वहाँ पे खालिस्तान की जो डिमांड है फिर से निकलने लगी है, अपने न्यूज़पेपर में छाप दिया। तो ये पूरे वर्ल्ड वाइड फैल गई न्यूज़। फिर आता है राइज ऑफ जनरल सिंह भिंडरावाले, भिंडरावाला भी बोलते हैं और भिंडरावाले भी बोलते हैं इनको। तो ये जनरल सिंह भिंडरावाले लीडर समझते थे, मतलब इनको लीडर समझते थे बहुत सारे लोग पंजाबी कम्युनिटी के, सिख कम्युनिटी के। तो पंजाब में ये एक ग्रेटर लीडर उभर के आए उस टाइम पे, तो इन्होंने भी डिमांड स्टार्ट कर दी ग्रेटर ऑटोनॉमी की पंजाब के लिए। भिंडरावाले
करिस्मेटिक लीडर समझे जाते थे, क्योंकि बहुत सारे सिख कम्युनिटी के लोग इनके साथ हो गए थे। इन्होंने बहुत सारी जो ऑडियंस थी, बहुत सारे लोअर रंग से आते थे पीपल, लोअर रंग्स का मतलब निचले तबके से लोग आते थे सिख कम्युनिटी के, सब ने एक तरह से इनको लीडर की तरह समझा भिंडरे को। 1982 में भिंडरे वाले क्या किया, इन्होंने गोल्डन टेम्पल में अपना रेजिडेंस बना लिया, मतलब एक तरह से वहाँ पे जाके छिप गए। और वहीं से जो लोग डिमांड कर रहे थे ग्रेटर ऑटोनॉमी की, यानी कि खालिस्तान की डिमांड कर रहे थे, पंजाब को बनाने की खालिस्तान, तो ये उन लोगों को गाइड कर रहे थे गोल्डन टेम्पल में बैठ के। बाहर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे खालिस्तान की डिमांड के लिए। तो ये मूवमेंट एक तरह से ग्रेटर होने लगा। और उससे पहले आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन भी आ गया था जो ग्रेटर डिमांड की बात कर रहा था। अब जो ये रिलीजियस पोलराइजेशन होने लगा, वायलेंस होने लगी, हिंसा होने लगी, और भिंडरे वाले जो थे वो एक तरह से कटु भाषण देने लगे हिंदू कम्युनिटी के अगेंस्ट। और आनंदपुर साहिब में यानी कि गोल्डन टेम्पल में बैठ के वो गाइड कर रहे थे, भड़का रहे थे लोगों को, लोग प्रोटेस्ट करे जा रहे थे। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चला दिया 1984 में। ऑपरेशन ब्लू स्टार इसलिए चलाया था जो खालिस्तानी मूवमेंट को गाइड कर रहे थे लीडर, उनको बाहर निकालने के लिए। कहाँ से? गोल्डन टेम्पल से। तो ये मूवमेंट दब गया, लेकिन थोड़ा थोड़ा मूवमेंट चलता रहा बाद में भी, क्योंकि 1986 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर भी चलाया था। और 1984 में जब ये ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था, मूवमेंट का जो मेन फोर्स थी बिल्कुल दब गई, क्योंकि भिंडरे वाले को बाहर निकाल के ले आए थे। 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी। सिख कम्युनिटी के एक गार्ड थे, बॉडी गार्ड किसके? इंदिरा गांधी जी के, तो उन्होंने गोली मार के हत्या कर दी। और ये वॉयलेंस थोड़ी बहुत चलती रही 1995 तक, तो फिर बाद में दब गई। अभी कनाडा में क्या हुआ है? अभी देखो 5 किलोमीटर लंबी एक परेड निकाली गई, झांकी निकाली गई। इंदिरा गांधी जी जो प्राइम मिनिस्टर थी हमारी, उनकी हत्या को सेलिब्रेट किया गया। उसमें देखो एक फीमेल फिगर दिखाया गया जो खून में सनी हुई है, उन्होंने वाइट साड़ी पहनी हुई है और उनके हाथ ऊपर हैं, और एक टर्बन बांधे हुए, पगड़ी बांधे हुए आदमी ने उन पे गन ताने हुए। इस तरह से देखो, ये आप देख सकते हो इस इमेज में। ये देखो ट्रैक्टर में बांध के पीछे एक ट्रॉली टाइप, और इस तरह से झांकी निकाली गई। ये इंदिरा गांधी जी की एक फ़ोटो, लेडी वाइट साड़ी में, हाथ खड़े हुए, और ये जो गार्ड हैं इन्होंने गोली चला रहे हैं इन पे। तो इस तरह से झांकी निकाली गई। ये पोस्टर दिखाया गया, इसमें लिखा गया कि ये दरबार साहिब पे जो अटैक किया था उसका बदला है, उसका रिवेंज है। मतलब गोल्डन टेम्पल पे जो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था उसका ये बदला है, ये पोस्टर में दिखाया गया। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, रिवेंज ऑफ अटैक ऑन श्री दरबार साहिब, सिख जीनोसाइड, नेवर फॉरगेट 1984। इस तरह से झांकी निकाली गई। इंडिया का रिस्पॉन्स क्या था? फिर इंडियन गवर्नमेंट था, उसने देखो जो इंडियन गवर्नमेंट के फॉरेन मिनिस्टर है हमारे, जो फॉरेन मिनिस्टर ने जो कनाडा में हाई कमीशन है, एम्बेसडर बोलते हैं या हाई कमिश्नर, जो हाई कमीशन को भेजा जवाब। तो इंडियन हाई कमीशन है जो कनाडा में, ओटावा जगह है कनाडा में, तो इन्होंने रिस्पॉन्स भेजा अपना कनेडियन फॉरेन मिनिस्ट्री को। कनाडा की फॉरेन मिनिस्ट्री को बोलते हैं ग्लोबल अफेयर्स कनाडा। तो इनके मंत्रालय को डिसप्लेजर जाहिर किया, नाखुशी जाहिर की, एक्सप्रेस की, कि कोई भी आदमी किसी डेमोक्रेटिक नेशन के प्रधानमंत्री की हत्या को ग्लोरीफाई नहीं कर सकता है। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में नहीं आएगा, कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हवाला देते हुए कि फंडामेंटल राइट है, आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कनाडा को वार्न किया, चेतावनी दी कि इसकी वजह से जो आप सेपरेटिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, ये बायलैटरल जो रिलेशन है इंडिया और कनाडा के, इनको ख़राब करेगा। और देखो इससे पहले भी जब किसान मूवमेंट हुए थे हमारे यहाँ पे, किसान मूवमेंट के टाइम पे, किसान आंदोलन चल रहे थे जब 3 बिल लेके आई थी इंडियन गवर्नमेंट, तो उसके टाइम पे भी कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने किसान मूवमेंट को समर्थन देते हुए और इंडिया के बारे में बोला था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने तब भी कहा था कि भाई साहब ये हमारा आंतरिक मामला है, इंटरनल अफेयर है, आप कौन होते हो बीच में बोलने वाले। तो उस टाइम पे भी रिलेशन बिगड़ गए थे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आने वाले थे, कुछ मूवमेंट मतलब विजिट होने वाली थी, तो वो विजिट रोक दी गई थी। तो यही था इसके बारे में सारा डिटेल में। और भी देखो आपको पूरा डिटेल में जानना है, ऑपरेशन ब्लू स्टार का लेक्चर देख सकते हो आप, पॉलिटी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी
सिंसिशियल वायरस, इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकती है, सिंसाशियल या सिंसिशियल। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली। यूरोपियन रेगुलेटर्स हैं, उन्होंने अप्रूवल दे दिया, एक वैक्सीन बनाई थी इस वायरस के लिए, इसलिए न्यूज़ में आया। इससे देखो एनुअली हज़ारों लोगों की डेथ हो जाती है। अरेक्सवी नाम की वैक्सीन बनाई, ब्रिटिश कंपनी है एक, GSK, उसने बनाई है। ये प्रोटेक्ट करेगी 60 साल से लेके ऊपर तक के जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करेगी ये वैक्सीन। ये जो रेस्पायरेटरी सिंसिशियल वायरस है, ये रेस्पायरेटरी वायरस है। इसकी वजह से देखो माइल्ड कोल्ड लाइक सिम्टम होते हैं, जुकाम वगैरह हो जाता है जब ये वायरस होता है तो, और जुकाम ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर बुखार फीवर भी आ जाता है। और ये खासकर इन्फेंट्स जो 1 साल से कम के बच्चे हैं उनको, और एडल्ट्स, ओल्डर एडल्ट्स यानी कि 60 साल या उससे अबव के जो पीपल हैं उनको ज़्यादा अफेक्ट करता है। पहली बार ये वायरस 1956 में डिस्कवर किया गया, खोजा गया, और ये मोस्ट कॉमन कॉज है ब्रोंचियोलाइटिस का या ब्रोंकियोलाइटिस का, और ये लंग्स में भी अफेक्ट करता है, और निमोनिया भी हो सकता है इसमें, जो लंग्स में इन्फेक्शन करता है। 1 साल से कम उम्र के बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करता है, और 60 साल से ज़्यादा बुजुर्ग लोगों को। तो यही था इसके बारे में। कुछ वन लाइनर टॉपिक है, 1-2 टॉपिक वो देख लेते हैं। एक देखो अमराबाद टाइगर रिजर्व न्यूज़ में था, अमराबाद। ये अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ पे, बस लोकेशन आपको याद रखनी है। ये तेलंगाना की 2 डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तेलंगाना की 2 डिस्ट्रिक्ट में। कौन कौन सी, एक नागर कुरनूल या नगर कुरनूल, नागर कुरनूल, और एक आपकी है नालकोंडा, नालगोंडा है, कोंडा नहीं, नालगोंडा। तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। एक नॉर्थ सी रूट न्यूज में था, नॉर्थ सी रूट है जो, इसको रसिया रिवाइव करने जा रहा है। रसिया है जो रूस है, रिवाइव करने जा रहा है। वो कहाँ पे नॉर्थ सी रूट, या वर्ल्ड मैप देख रहे हो। ये देखो अभी जो ट्रेड वगैरह होती है ना, ये रसिया इस तरह से घूम के इस तरह से ट्रेड करता है, या इस तरह से यहाँ से। लेकिन जो ये आर्कटिक ओशन है, ये वाला रूट, ये रसिया ये वाला रूट लेना चाहता है, इसको बोलते हैं नॉर्थ सी रूट। यहाँ पे देखो बेरिंग सी है, बेरिंग सी से यहाँ पे ये बेरिंग स्टेट है सॉरी, और ये बेरेंट सी है। यहाँ से होते हुए ये नॉर्थ सी रूट निकलता है। तो इसको रसिया रिवाइव करने जा रहा है, इस वजह से न्यूज़ में था। रिवाइव का मतलब पहले इससे ट्रेड होती थी, और दोबारा फिर इससे ट्रेड स्टार्ट करना चाहता है इस रूट से। अभी दूसरा रूट यूज़ होता है जो हमने अभी जाना। तो यही टॉपिक थे आज के।